अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि एक्सपोर्टर को मेन जो क्रेडिट है यहाँ पर, वो बहुत रिस्क रहता है और ऑफ़ कोर्स क्रेडिट के साथ-साथ एक ट्रस्ट भी रहता है यहाँ के बायर्स को लेकर। गवर्नमेंट इस मामले में कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, इतने सारे सर्टिफ़िकेशन प्रोग्राम जो कि एक्सपोर्ट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, सब्सिडाइज़्ड प्रोग्राम, फ्री प्रोग्राम, अलग-अलग बॉडीज़ गवर्नमेंट की करती रहती है। ज़रूरत है तो एक्सप्लोर करो। इससे ऐसा नहीं होता कि ये यानी बड़े प्लेयर्स के लिए थोड़ा मार्केट खुल जाता है, वो कॉस्टिंग में ज़्यादा लड़ पाते हैं क्योंकि छोटे एक्सपोर्टर जिस कॉस्ट में हमको प्राइस कोट करते हैं, उससे सस्ता तो लोकल हमको मिल जाता है प्रोडक्ट। नमस्कार, स्वागत करते हैं हम आपका एग्री टॉक्स और आज हमारे साथ हैं एक ऐसी हस्ती जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रोफेशनल, पर्सनल और इनका जो बैकग्राउंड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और प्रोफेशनली इन्होंने अपने आप को जो एस्टेब्लिश करा है और जो भी आज ये कंट्री के लिए कर रहे हैं, एक वो बहुत अच्छी बात आपको हमारे साथ मिलेगी सुनने के लिए। तो हम स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का, श्री भानु कुमार जी वशिष्ठ का, डायरेक्टर ऑफ ट्रेड प्रमोशन काउंसिल इंडिया। सीसी की जनता है, वो जानना चाहते कि व्हाट इज ट्रेड प्रमोशन काउंसिल अबाउट। Trade Promotion Council of India is an apex trade body established by central government. ओके ओके We come under Ministry of Commerce and Industry of India. Our mandate in the foreign trade policy to promote the trade and investments of India internationally. So we do this by policy advocacy, by deep, vast research. We have our research team. We provide input to the government, and we also organize direct platforms where we connect both the parties, importers and exporter, at one platform. So this is how we directly help companies to generate their international businesses. यानी मैंने आपका भी जो मैं पिछले 5 साल से लगातार आ रहा हूँ आपके इस शो में, तो एक्चुअली बेस जो रहा इसका 5 सालों से, दिस इज़ द फिफ्थ एडिशन। सो व्हाट इज़ द विज़न ऑफ दैट और कैसे हम लोग एज ए एक्सपोर्टर, जैसे नॉर्मल कोई एक्सपोर्टर है वो आपसे कैसे जुड़ सकता है, कैसे इस एंटिटी का पार्ट बन सकता है और कैसे अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल ट्रेड में ला सकता है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया में 5,000 से भी ज़्यादा कंपनीज मेंबर हैं। ग्रेट ग्रेट। हमारा एक मेंबरशिप का प्रोविज़न है, नॉमिनल से उसके चार्जेस होते हैं। अच्छा, सो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं थ्रू आवर वेबसाइट ऑल्सो। देयर यू कैन रजिस्टर योर कंपनी, नॉट एन इंडिविजुअल बट अ कंपनी, एज द मेंबर ऑफ TPCI, एंड देन यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल द बेनिफिट्स वी ऑफर टू मेंबर्स। उनमें जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं उनके बेनिफिट्स भी हम डायरेक्टली ऑफ़र करते हैं। उसके अलावा जो काउंसिल लेवल पे जितनी भी हेल्प हो सकती है वो सारी हेल्प हम अपने मेंबर्स को देते हैं। तो इसमें आप थोड़ा-सा बताएँगे डिटेल में कि किस तरह से आप एक्सपोर्टर्स को, अगर एक्सपोर्टर्स आपके साथ जुड़ना चाहे, तो क्या प्रोसेस रहता है जुड़ने का? और उसके बाद किस-किस तरह का उनको सपोर्ट मिलता है? बहुत आसान सा प्रोसेस है। एक 10 मिनट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है वेयर दे नीड टू रजिस्टर देयर कंपनी अलोंग विथ दी सर्टेन बेसिक डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन कार्ड, IC सर्टिफिकेट्स एंड द GST सर्टिफिकेट एंड ऑल। उनके साथ आप अपलोड करते हैं। यू पे द नॉमिनल रजिस्ट्रेशन चार्जेस, you mention your product categories, what are the products you are dealing in, and that's it. This is the simple procedure. ये कौन सी वेबसाइट पे होता है? This is on the TPCI official website, that is www.tpci.in. ओके। उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं इसको। और इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो मैं कहूँगा अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं, लेकिन दर्शकों के समझने की दृष्टि से हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। वन इज़ इकोनॉमिक बेनिफिट, अनदर इज़ नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट में जैसे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, एक गवर्नमेंट की पहले स्कीम थी विच इज़ नॉट ऑपरेटिंग नाउ, दैट इज़ मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम। उसमें गवर्नमेंट प्रमोट करती है नई कंपनीज़ को नए एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करने के लिए, जहां वो जाएं, नए मार्केट को देखें, वहाँ कनेक्शन बिठाएं, अपने बिजनेसेस को डेवलप करें, और अगर ऑलरेडी हैं तो अपने मार्केट को और एक्सटेंस डेवलप करें। तो उसके लिए गवर्नमेंट से फंड मिलते हैं कंपनीज़ को, रीजनल और सेंट्रल लेवल, अलग अलग लेवल पे मिलते हैं। MSME की स्कीम्स होती हैं अलग अलग। तो अगर आपको किसी इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, हाँ जी हाँ जी। और अगर आप हमारी काउंसिल के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो इंडिया पेविलियन हमने लगाई है अलग अलग देशों में, अलग अलग एग्जीबिशन में, उसमें आपको बूथ मिलता है। और आप उस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस कंट्री के सारे बायर्स वहाँ आएंगे, वो आपको सब्सिडाइज रेट पे मिलता है।
ओके उसके अलावा हमारे जितने इवेंट होते हैं उनमें मेंबर्स के लिए सब्सिडी की प्रोविज़न है, उनको सब्सिडाइज रेट पे पार्टिसिपेशन मिलता है। नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करें तो साल भर, क्योंकि जैसा आपने देखा आज के इवेंट में भी कि हम वर्ल्ड वाइड जितने भी इंडियन डायस्पोरा इंपोर्टर्स हैं, बेसिकली हम मेन स्ट्रीम से भी जुड़े हैं, बट जो ज़्यादा कॉर्पस है हमारे पास वो इंडियन इंपोर्टर्स का है। हाँ जी, तो वो हमारे पास अलग अलग इवेंट में साल भर जुड़े रहते हैं, तो उनको जब भी किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो दे ट्रस्ट ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। वो हमें अप्रोच करते हैं कि वी वांट सर्टेन कमोडिटी और वी वांट सर्टेन फिनिश प्रोडक्ट, देन वी पास ऑन दैट इन्फॉर्मेशन टू आवर मेंबर्स। इसका क्या प्रोसेस, यानी कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे आपके पास कोई एप्लीकेशन inquiry नहीं आती होती है, ये इट्स वेरी इजी, वी केप्ट इट वेरी सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली टेक्निक। ओके ओके, हमारे पास किसी बाहर नहीं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत जो है वो है पर्सनल रिलेशंस, ओके चाहे वो इम्पोर्टर हो चाहे वो एक्सपोर्टर, सबके साथ हमारे निजी संबंध हैं। पर्सनल लेवल पे उनकी प्रॉब्लम समझना, उनकी हेल्प करना, दे ऑल्सो अप्रिशिएट अस, वी ऑल्सो सपोर्ट देम। तो सेम गोज विद बायर्स ऑल्सो। बायर्स ने हमसे कुछ मांगा कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, सो देन आउट ऑफ दैट 4000 हम देखते हैं कि जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो कौन सी कंपनीज फुलफिल कर सकती हैं। हाँ जी, हाँ जी, बड़ी लार्ज अगर शिपमेंट का ऑर्डर है तो हम छोटी कंपनी को वो लीड पास ऑन भी करेंगे तो दैट विल डाई, दैट विल ऑफ नो यूज़, और वो डिमोरलाइज भी हो जाएंगे कि यार मेरा तो काम ही नहीं हुआ। बिल्कुल। सो अकॉर्डिंगली वी फिल्टर एंड वी पास दैट इन्फॉर्मेशन एंड वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट। उनके बिजनेस में हम कोई कट नहीं लेते हैं, वी डू नॉट चार्ज एनी कमीशन, वी डू नॉट टेक एनी कट, दैट इज we just because TPCI is a non-profit organization, so we don't purely work for non-profit. profit. Yes, we don't work for profit. सो आप लोग जो भी लीड होती है वो इंडिविजुअली देते हैं कंपनी को, दैट दिस लीड कम्स टू अस एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बायर फॉर पर्टिकुलर कंट्री, Yes. एंड देन दे बेसिकली कनेक्ट विद ईच अदर। Yes, we have our own broadcasts like WhatsApp groups होते हैं, email setups होते हैं, तो we pass on that information कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, so then whoever is interested they contact back to us and we connect both the parties, then it's up to them where they take it. इसमें एक बहुत सवाल अच्छा निकल के आया है। जैसे आपने बोला कि आप कोई भी लीडर तो कैपेबल एक्सपोर्टर को देते हैं, और ये एक ना इतना बड़ा क्वेश्चन है हमारे इंडिया एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि देखिए एक्सपोर्टर लाइसेंस बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए एक बैकअप, यानी मैं तो बोलता हूँ एक छोटे से बिजनेस के लिए भी एक कैपिटल चाहिए। और ये मैं चाहता हूँ कि आप भी बोलें एक्सपोर्टर्स के, एक कैपिटल तो ज़रूरी है। आप किसी भी बिज़नेस हो जा रहे हैं, आज आप एक दुकान लगाते हैं छोटी सी, तो उसके लिए भी आपको मिनिमम कैपिटल 30 से 50 लाख रुपए चाहिए। और ऐसा नहीं कि पूरा 30 लाख रुपए आपका बिक जाएगा। आपको जो आपने उसमें शॉप में माल रखा है तो उसका 20% माल बिकेगा और वही रोलिंग होगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्सपोर्टर का और इम्पोर्टर की सोच में। हमारे यहाँ जो मेजरली एक्सपोर्टर आते हैं वो सोचते हैं कि हम फाइनेंसर ढूंढने आ रहे हैं आउट ऑफ इंडिया। सो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए भी। देखिए, बिजनेस करने के लिए जितना पैसा ज़रूरी है उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो आइडिया, वो प्रोडक्ट कुछ अलग होना ज़रूरी है। यस, सभी लोग XYZ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आई मीन दिस इज़ नॉट टू डिमीन एनीबडी, लेकिन 10 कंपनी अगर नॉर्मल हल्दी मिर्च मसाला बेच रही हैं, आप भी हल्दी मिर्च मसाला बेचेंगे, तो आप अलग कैसे हुए? राइट। तो आपको अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लाना होगा। आफ्टर कोविड स्पेशली अगर मैं बात करूँ, इंडियन कंपनीज के इतना बड़ा रिवोल्यूशन आया है, स्पेशली जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। यस डेफिनेटली, आप फोक्सनट ले लीजिए, आप टर्मरिक लाटे ले लीजिए, डेफिनेटली। इवन देर आर गमीज कंपनीज हैव स्टार्टेड मेकिंग। सप्लीमेंट जिसको अपन बोल सकते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट। यस, और हेल्थ सप्लीमेंट, रेगुलर जो फूड हम खा रहे हैं उसमें भी अगर वो देखें तो काफ़ी सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, उनका फोकस चेंज हो रहा है। तो अगर आप गति के साथ, समय की जो गति है उसके साथ अगर बहेंगे तो आप सही दिशा में बहेंगे। ये मैं अपने सभी दर्शक को बोलना चाहूँगा, देखिए आपने कितनी अच्छी बात कही है आज हमारे भानु जी ने, कि इनोवेशन बहुत ज़रूरी। देखिए आप अगर सेम पैटर्न को पकड़ के चलेंगे कि ये राइस बेच रहा है मैं भी राइस करता हूँ, ये ओनियन बेच रहा है मैं ओनियन ही बेचता हूँ, जैसे सर ने मसाले का एग्जांपल दिया। सो इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। हर आदमी अगर आप अलग यूनिक प्रोडक्ट लेके आता है तो उसके लिए एक पूरा मार्केट ओपन है, और आप सेम प्रोडक्ट लेके आओ तो आपके लिए कंपटीशन अवेलेबल है। सो ये एक बहुत अच्छी बात कही आज भानु जी ने। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा इसी में फर्दर। टर्की जो है, हाँ जी, हाँ जी, वन ऑफ द बिगेस्ट पास्ता सप्लायर टू द वर्ल्ड, बिल्कुल बिल्कुल, जबकि उनका गेहूं का उत्पादन उतना नहीं है। है ही नहीं, वो तो बहुत बड़ा है। मैं आपको उन्होंने मार्केट
की नब्ज़ को पकड़ा, उस नीड को समझा। जब कभी हम डेलीगेशन लेकर के जाते हैं तो मैं इंडियन एक्सपोर्टर्स को मोटिवेट करता हूँ कि आप वहाँ के जो लोकल स्टोर्स हैं, जो मेन स्ट्रीम है, जो वहाँ की जनता जो खा रही है, वहाँ के लोग जो देख रहे हैं, आप उनको विज़िट करिए। आप उनमें देखिए कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आपकी प्रोडक्ट फैसिलिटी पे डेवलप हो सकता है। इंडिया में ऐसे बहुत कम प्रोडक्ट हैं जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो बाय एनी पॉपुलेशन। इंडियन डायस्पोरा ऑफ कोर्स दे विल एक्सेप्ट, वो हमारा जो स्टेपल फूड है, जो हमारा प्राइम फूड है, वो तो हम खाएंगे। साउथ इंडियन जो है वो खाएंगे, गुजराती लोग अपना खाएंगे, राजस्थानी लोग, पंजाबी लोग सब खाएंगे। लेकिन एक चिकन करी के अलावा मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हमारे यहाँ से कोई ऐसा आइटम है हाँ, जो वर्ल्ड वाइड फेमस जो वर्ल्ड वाइड हो। तो मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि आप देखिए और उस सांचे में ढलने की कोशिश करिए कि वहाँ आप कैसे फिट इन हो सकते हैं। बेसिकली बायर्स की रिक्वायरमेंट पे फोकस कीजिए, नॉट कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया और मुझे यही सेल करना है क्योंकि मुझे पसंद है वो प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली, क्योंकि जैसे बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है और हम आपको सबसे अच्छा देंगे, बट वो प्रोडक्ट इतना कॉमन प्रोडक्ट है कि आपको वहाँ पर 20 से 30 एक्सपोर्टर्स मिल जाएंगे सेम प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसमें कंपटीशन भी होता है। तो जो आ रहे हो तो एक इन्वेस्टमेंट लेकर आइए। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जो हर किसी के पास अवेलेबल है, जैसे आप अगर बात कर रहे हैं स्पाइसेस की, वैसे राइस हो गया, तो इनमें आपको मिलेगा ह्यूज एक्सपोर्टर्स हैं, बेस मिलेगा और इम्पोर्टर बेस भी मिलेगा, नो डाउट। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जब आता है एक्सपोर्टर तो वो आता है कि वो इन्वेस्टर देखने आता है कि इम्पोर्टर मेरे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करे और मुझसे प्रोडक्ट लेकर चला जाए। बट वहीं पे मार्केट में इतना कंपटीशन है कि यहाँ पे आपको क्रेडिट देने के लिए रेडी है जो बाकी के लोग हैं। तो उस चीज़ को एक्सपोर्टर कैसे मैनेज करें? दोनों चीज़ें भावना जी। जो क्रेडिट वाली बात आपने कही वो तो जग जाहिर है, लेकिन हमारे पास न जाने ऐसी कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं। एक तो यहाँ भी बैठी है अभी इस समय हमारे साथ इस इवेंट में कंपनी, आज से 3 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपने सॉसेस की एक रेंज लॉन्च की थी। बिल्कुल इसी प्लेटफॉर्म से। आज वो 63 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्टर को अगर लगा कि हाँ आपके प्रोडक्ट में दम है तो वो घबराएगा नहीं इन्वेस्टमेंट करने से। राइट। उसके लिए फिर आपको यूनिक अलग प्रोडक्ट की मार्केट से। एब्सोल्युटली। यस। एज आई सेड, जनरल थॉट के साथ आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। कुछ अलग पाने के लिए अलग करना तो पड़ेगा। डेफिनेटली जी। तो बहुत ही सही बात कही आपने इस चीज़ को लेके। अब अपना जो ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का है, इसमें आगे की क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, क्या विज़न है अपना? हमारी प्लानिंग एक ही है, इंडिया के इंटरनेशनल बिजनेस को शिखर तक पहुंचाना। क्या बात है। हमारी सारी कोशिशें, हमारी पूरी टीम की, हमारे पूरे जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सबकी एकमात्र कोशिश है नेशन फर्स्ट। हम देश के लिए काम कर रहे हैं। हम बॉर्डर पे जाके बंदूक नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हमारे पास दूसरे तरीके हैं देश सेवा के। ये बहुत ही सही बात कही आपने कि अगर किसी देश को आगे बढ़ना है तो उसको ट्रेड में बढ़ना ही होगा। बिल्कुल। और वो एज अ बिजनेस फाइटर है आपकी कंट्री के लिए। बिल्कुल। और यानी आपकी बातों से मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपका बैकग्राउंड भी कुछ स्ट्रांग है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको जब अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, लोग परिचित होना चाहते हैं आपको देख के, कुछ अलग लगता है आपकी पर्सनालिटी, आपकी फिटनेस को देख के, तो कुछ हमको भी सीखने को मिलेगा। मैं बेसिकली राजस्थान से आता हूँ। ओके। और राजपूतों की नगरी से जिसको बोलते हैं। बिल्कुल, उसका राजपूताना जिसका नाम था पहले। ओके। तो मैं एक आर्मी फैमिली से हूँ। अरे ग्रेट, क्या बात है, मतलब आप तो बोन फाइटर है मतलब। यस, आई वाज डेवलप्ड दैट वे। शुरू से डिसिप्लिन में हमें रखा गया। वो माहौल मैंने देखा है जो एक हर आर्मी फैमिली का बच्चा दिखता है। माय फादर इज़ एन एक्स आर्मी मैन and he was in the 65 and 71 battle against Pakistan. Oh my God! तो हम लोग तो यानी रियल फाइटर के सन के साथ बैठे हैं, मतलब कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। बातों से ही लग रहा है ना देश के लिए जो उनका वो है, जज्बा दिख रहा है उनकी बातों में, वो चीज़। तो वो शुरू से ही परवरिश हमारी वैसी ही हुई। झुकना कभी सीखा नहीं, वेरी ग्रेट। थकना कभी सीखा नहीं। आप मेरा करियर भी अगर देखेंगे तो बहुत सी डाइवर्सिफाइड मेरा करियर है। चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह मैंने हमेशा लिया है। वो आपने सुनी होगी कहावत कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो नामुराद क्या उठेंगे जो घुटनों के बल चले। क्या बात है। तो वो सोच ये हमारे पिताजी से, उनकी जो आर्मी से उन्होंने सीखा, वो वहाँ से हमारे पास आई एज अ फाइटर
किसी भी चैलेंज को, जैसा मैंने कहा कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेते हैं. आई वॉज एन एजुकेशनिस्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके ग्रेट. आई वॉज अ फाइनेंस प्रोफेसर ओके ओके. इन पुणे एंड वहाँ से मुझे कॉरपोरेट में ऑफर आया एंड देन आई वॉज जनरल मैनेजर ऑफ KFC फॉर सम टाइम. ओके. आई वॉज हेडिंग द नॉर्थ रीजन, एंटायर नॉर्थ रीजन. ओके ओके. अब एक एजुकेशनिस्ट का एक में कॉर्पोरेट जाना, कंपनी sales- में, नो दैट वाज नॉट सेल्स. Okay, okay. दैट वाज नॉट सेल्स एट ऑल. अच्छा That was compliance, government licensing, अच्छा अच्छा. clearances from different departments. Okay. It was more of licensing work. So I was heading that team. So it was kind of a legal Yeah, work. legal handling, yes. All So legal. I established a team. I developed entire North region. फिर वहाँ से भी लगा कि अब इससे भी ज़्यादा कुछ किया जा सकता है. अच्छा, उससे पहले जब मैं प्रोफेसर था तो मैंने कुछ रिसर्च पेपर लिखे थे रघुराम राजन की टीम के साथ. क्या बात. एक कॉन्फ्रेंस हमने किया था पुणे में ही. तो वहाँ पे सारे जितने भी नेशनलाइज बैंक्स हैं वो लोग आए थे. तो उससे मैं धीरे धीरे गवर्नमेंट के भी टच में आया. और जब मैंने KFC में गवर्नमेंट लाइजनिंग की तो वहाँ से मैं गवर्नमेंट के थोड़े थोड़े टच में आने लगा. कुछ गडकरी जी के प्रोजेक्ट वो कंपनी भी करती थी हाईवेज़ के, तो थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे वहाँ से भी मिला. ओके ओके ओके. फिर वहाँ जब देखा कि अब इससे भी बेहतर कुछ किया जाए, एनर्जी और है लेकिन वो पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही है. वही जो ना थकने वाली मतलब बात. ना थकने फाइनली वाली देश बात. के लिए कुछ किया जाए. वो मकसद जो है वो तब भी बाकी था, वो पूरा नहीं हुआ था. फिर मैं ट्रेड प्रमोशन काउंसिल में आया और उसके बाद में यहाँ मुझे मज़ा आने लगा क्योंकि जो मैं चाहता था वो हो रहा था. एक सेंस ऑफ सर्विंग द नेशन वो एक डेवलप हो रही थी कि यस जो आर्मी बैकग्राउंड में हमेशा से रहता है. यस यस यस. सो वहाँ से फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई और आज मुझे 9 साल हो गए ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया में. आई एम वर्किंग एज डायरेक्टर. आई जॉइंड एज डिप्यूटी डायरेक्टर अरे ग्रेट. एंड आई एम लीडिंग द टीम नाउ. और ये वही मुझे पता चला कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी शुरुआत आपने ही करी थी. इसकी क्या कहानी रही? नहीं, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत तो गवर्नमेंट ने करी थी. बट अगर आप इस दुबई एडिशन की बात करें अच्छा जी. तो आप कह सकते हैं कि यस, मैं पहले एडिशन से यहाँ पे हूँ. ओके. सबसे पहला एडिशन हमने आज से 4 साल पहले किया था. उसमें करीबन 25 एक्सपोर्टर्स थे ओके. और कुछ 60-70 इंपोर्टर्स को हम ला पाए थे. ओके ओके. और फिर जब वहाँ से लोगों को रियल सेंस पता चला कि हाँ यहाँ से बिज़नेस जनरेट हो रहा है, पहले ही इवेंट में लोगों को बिजनेसेस मिलने लगे, वो वर्ड स्प्रेड हुआ हाँ जी. और लोग जुड़ते गए. वो कहते हैं ना, अकेला ही चला था घर से, हौसला दिल में लिए लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया. क्या बात है. तो आज हम यहाँ इस 5वें एडिशन, जब हमने स्टार्ट किया था तो सोचा नहीं था कि ये एक एनुअल इवेंट बन जाएगा. ओके. बट बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ के इंपोर्टर्स से, क्योंकि उन्हें क्वालिटी सप्लायर्स मिलते हैं. बिल्कुल. सप्लायर्स के लिए अच्छा ये है कि जितना पैसा वो एक कंट्री में जा कर के किसी एक बायर से मिलने में खर्च करते हैं, उससे भी कम खर्चे में वो यहाँ 100 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा बायर्स के साथ रूबरू हो जाते हैं. तो दोनों के लिए ही ये विन विन पोजीशन है. ओके. सो इसका भी जैसे आई थिंक एवरी ईयर आप लोग 30 से 35 एक्सपोर्टर्स को लेकर आते हैं, कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं एंड देन यू ब्रिंग देम इन दिस इंडियन GCC मीट. एज ए सेड, हम सारे मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं. अच्छा, सभी इनवाइटेड रहते हैं उनमें से जो आएंगे. Yes. ऐसा क्योंकि एक लिमिटेशन होती है, हम एक सर्टेन नंबर ही ला सकते हैं. जी. तो हम या तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे लेके आ जाते हैं लोगों ओके. कि जो पहली 30 एप्लीकेशन, पहली 40 एप्लीकेशंस आई, अब उसमें बस हम एक चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो एप्लीकेशंस आई, देखिए एक्साइटेड तो सब हो जाते हैं कि चलो हम भी जाएंगे, दुबई माल बेचेंगे. जी. लेकिन क्या उनका जो प्रोडक्ट है वो दुबई के लिए ठीक है? क्योंकि कुछ मार्केट प्राइस सेंसिटिव होते हैं, कुछ मार्केट क्वालिटी सेंसिटिव होते हैं. जी. हालांकि ये बेसिक स्टडी कंपनीज भी अपने लेवल पे कर लेती करती हैं, हैं. लेकिन जहाँ कहीं सजेशन एज अ काउंसिल हमें देनी होती है तो हम दे देते हैं कि आपके प्रोडक्ट के लिए ये नहीं, ये मार्केट अच्छा है. ओके. एज आई सेड, वी डोंट वर्क फॉर प्रॉफिट. तो ना हमें कोई टारगेट पूरा करना है ना कुछ. वी वांट अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एक्सपोर्टर्स. ओके ओके. सो दिस इज हाउ वी सिलेक्ट द कंपनीज. एक सर, जो अभी ट्रेड की बात चल रही थी, तो मैं बोल रहा हूँ जैसे अब हम लोग GCC में करीब 7-8 साल से हैं. तो चाइना साल में 2 बार इवेंट करता है, चाइना एक्सपो, और उसमें कम से कम 5,000 एग्जिबिटर्स आते हैं. सो ऐसा कुछ हमारा देश भी कर रहा है? हमारा देश बिल्कुल कर रहा है और उनसे कहीं बेहतर कर रहा है. क्या बात है. यानी हमें को नहीं पता फिर ऐसा कुछ हो रहा है तो. हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक फ्लैगशिप इवेंट है इंडस फूड, ओके. ओके. जो कि 2017 में स्टार्ट हुआ था. 8 एडिशन उसके हो चुके हैं. यानी इससे सीनियर है वो एडिशन. ये आप कह लीजिए कि ये एक ट्रेलर है, वो पूरी It's a big like I think we can connect with Gulf food.
Is that big event? Yes, Okay. बट Of दैट इज course. ओनली फॉर फूड ना, Yeah, yes, food. this Gulf is- food is also for food. ओनली Yeah. फॉर फूड. So we are working for food. We have different verticals also. We have ceramic also. We have textile also. But I'm looking after the food division. अच्छा आपका फूड है. Yes. So that is the Asia's premier event now. That's a closed door B2B event. और पिछले साल के अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 2200 कंपनीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और 7,500 से ज़्यादा ग्लोबल बायर्स इनवाइटेड थे उसमें Okay. और 30 अलग अलग देशों ने हमने क्योंकि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जहाँ भी जा रहे हैं दे आर टॉकिंग बायलेटरल, दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट हो रहे हैं तो वी कैन नॉट टॉक वन वे ओनली, हमेशा हम सिर्फ बेचने की बात नहीं कर सकते सही बात है. और जब हमें किसी भी प्लेटफॉर्म को ग्लोबल बनाना है तो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबिलिटी भी हमें ग्लोबल लानी होती है. सो वी हैव ओपनड द डोर्स फॉर द इंटरनेशनल कंपनीज ऑल्सो कि अगर कोई दूसरी कंट्री इंडिया में आकर के अपना माल बेचना चाहते हैं क्योंकि इंडिया इटसेल्फ इज़ अ बिग इकोनॉमी, मार्केट हम तो कंज्यूमर ही बहुत बड़े हैं. बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है, तो ऐसी कई कंपनीज है जो इंडिया मार्केट में एंटर करना चाहती हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू वो आकर के जैसे हम दूसरी कंट्री में जाके एग्जीबिशन करते हैं तो अब इंडिया में भी दूसरी कंट्री के लोग आकर के एग्जीबिशन करने लगे हैं. Okay. चाइना का भी एक पवेलियन था हाँ, बता दो. तो ये जो इवेंट है ये एक क्लोज डोर प्रीमियम B2B इवेंट होता है ओके. और 1,25,000 स्क्वायर मीटर. सो इट बिग. वॉज दैट ह्यूज. That's तो यानी that's- काफी 12 बड़ा से ज़्यादा एग्जीबिशन हॉल्स हैं और सरकार का भी एक इच्छा कह लीजिए, एक एम कह लीजिए कि इंडस फूड जो कि धीरे धीरे अब उस श्रेणी में बढ़ रहा है, इट विल बी वन ऑफ द टॉप एग्जीबिशन इन द वर्ल्ड. क्या बात है. यानी अब कुछ दिनों में हम उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी देखेंगे. आप ऑलरेडी देखना शुरू कर चुके हैं, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ेगा. अच्छा. Okay. ग्रेट ग्रेट. ये तो यानी बहुत अच्छी बात बताई सामने कि इंडस पिछली बार करीबन 35 से ज़्यादा कंट्रीज ने इंडस में आकर के एग्जिबिट किया. Exhibit किया था. अच्छा एज अ एग्जीबिटर As a exhibitor. एज एग्जीबिटर. हाँ, और इंडिया की तो पूरी इंडस्ट्री वहाँ है ही. तो इसमें ट्रेडर को और मैन्युफैक्चर दोनों का अपन सेम मानते हैं या मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ अलग है या ट्रेडर्स के लिए कुछ अलग है? नहीं, ये जो प्लेटफॉर्म है यूनिक थॉट के साथ बना हुआ है. इसमें चाहे छोटी कंपनी है चाहे बड़ी कंपनी, प्लेटफॉर्म सबको सेम मिलता है. और हम कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि आप ट्रेडर हैं तो यहाँ नहीं आ सकते. ट्रेडर की वजह से कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट करना सीखा. डेफिनेटली. छोटी कंपनीज जो होती हैं प्रोडक्ट अच्छा बना भी लेती हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाएं, किससे मिलें. उस केस में एक मर्चेंट एक्सपोर्टर का रोल आता है बिल्कुल. जो कि अलग अलग कंपनी से प्रोडक्ट इकट्ठे करके कंसोलिडेट करके कंटेनर में वो सप्लाई करते हैं, आउटरीच बढ़ाते हैं उन कंपनीज की. तो इंडस फूड इंडिया का अपना शो है और जो भी इंडियन कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट करती हैं चाहे वो किसी भी दर्जे की हो, किसी भी प्रांत से हो, वी वेलकम देम. ओके. तो ये देखिए आप बहुत अच्छी बात कही है भानु जी ने आज हमारे साथ ये वाली कि ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है जब हमसे लोग पूछते हैं कि ट्रेडर मैन्युफैक्चरर है तो हमें ज़्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए. सो कितना बड़ा डिफरेंस उन्होंने बताया कि मैन्युफैक्चर देखिए प्रोडक्ट बनाना एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनती काम है, लेकिन उसको बेचना. सो आप समझते हैं एक प्रोडक्शन एक टीम अलग होती है और सेल्स वाली टीम अलग होती है. तो हम ट्रेडर को एज अ सेल्समैन काउंट कर सकते हैं कि जो कि आपके प्रोडक्ट को प्लेटफॉर्म देता है, प्रेजेंटेशन देता है दूसरे मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट करने के लिए. सो ट्रेडर्स भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना मैन्युफैक्चरर इंपॉर्टेंट है. तो अभी आई थिंक इंडिया में मर्चेंट एक्सपोर्टर्स की जो नंबर्स हैं वो फ्रीक्वेंटली काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरर्स. उसके बारे में आप क्या बताएंगे? पूरी तरह से मैं आपसे सहमत नहीं हूँ. ओके. मैन्युफैक्चरर्स भी इन दिनों बहुत बड़े हैं. खासकर अगर आप बात करें तो पोस्ट पैंडेमिक जब Yeah. लोगों को समझ में आने लगा और ऐसी छोटी छोटी कई सारी कंपनीज हैं जो पहले अपने मोहल्ले के लेवल पे काम शुरू किया था उन्होंने, बट दे आर मैन्युफैक्चरर्स. या एक लोकल जो है एक रेसिपी है, कोई एक यूनिक प्रोडक्ट है वहाँ पर, सरकार भी इसको सपोर्ट करती है. आप देखेंगे तो वन स्टेट वन प्रोडक्ट अच्छा. उनकी वो स्कीम है. जैसे बिहार से मखाना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता हाँ है. आज भी मैंने देखे यहाँ पे दो तीन मखाने के मकान exporters. तो सरकार भी उनको प्रमोट कर रही है. तो मैन्युफैक्चरर्स भी इक्वली बड़े हैं. ओके. मर्चेंट एक्सपोर्टर की थॉट प्रोसेस अलग होता है. उन्हें अपना कोई सेटअप नहीं लगाना होता. दे यूज़ देयर कनेक्शंस, Yes, yes, yes. दे यूज़ देयर रिस्क फंडिंग. या उसके बेसिस पे वो बिजनेस आगे बढ़ाते हैं. मैन्युफैक्चरर्स के पास सेटअप होता है, उनके पास वो यूनिक रेसिपी हो सकती है, उनके पास वो यूनिक आइडिया हो सकता है जिसको लेकर के आए. तो नंबर्स जो हैं वो इक्वली बढ़ रहे हैं दोनों तरफ. मर्चेंट एक्सपोर्टर के साथ बस ये एक ड्रॉबैक हो जाता है कि रेट के कंपैरिजन में
कहीं कहीं वो पीछे हो जाते हैं। जो एक मैन्युफैक्चरर जो प्राइस दे देगा वो एक शायद मर्चेंट मर्चेंट एक्सपोर्टर नहीं दे एक्सपोर्टर ना दे सकते, और सेकंड चीज़ उनकी डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है मैन्युफैक्चरर्स पर। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर मिसमैच भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से डील कर रहे हैं तो। यस यस, ओके। मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर के या बायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है, फ्लेवर में चेंज कर सकता है, पैकेजिंग साइज़ में चेंज कर सकता है, लेकिन मर्चेंट एक्सपोर्टर वही साइज़ दे पाएगा जो जनरली उसको मार्केट में डेफिनेटली Available वो जो रनिंग प्रोडक्ट होगा उसी पे काम करते हैं मतलब बिल्कुल बिल्कुल। अभी गवर्नमेंट की और क्या पॉलिसीज़, कमिंग पॉलिसीज़ एक्सपोर्ट को बूम करने के लिए इंडिया से? काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं, बहुत जल्दी आपको जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हैं वो सुनने को मिलेंगे। ओके जैसे मैंने एक स्कीम आपको बताई, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, जो कि अभी बंद हुई है, लेकिन उसी के बेसिस पे कुछ और नई स्कीम, जैसा शुरुआत के सेशन में मैंने बताया कि हम इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच ब्रिज का काम करते हैं। जी। हम जो एक्चुअल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इंडस्ट्री, उनका इनपुट हम गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे ऐड टू देयर पॉलिसी फॉर्मेशन। काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं जो कि नए मार्केट में एंट्री के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए और रूट लेवल पे प्लांट सेटअप करने के लिए। इवन जो फार्मर्स हैं, हाँ जी हाँ जी आप एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल देखिए कि कई सारे प्रोडक्ट हमारे एक्सपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन एक्स कंट्री में जाकर के वो रिजेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू केमिकल इश्यूज, ड्यू टू सर्टेन अदर इश्यूज। अभी वो आम का एक बड़ा किस्सा फेमस हुआ था, यूएसए जाके आम वापस आ गया, वो कुछ क्या था, आप कुछ बता पाएंगे उसके अंदर? वो कुछ पेपर का मिसमैच था, दैट वाज नॉट इन द प्रोडक्ट, दैट अच्छा, वाज पेपर ड्यू का टू सम मिसमैच पेपर था, फॉर्मेलिटी। सर्टिफिकेशन का इशू। यस, और आम जो है पेरिशेबल आइटम है, बिल्कुल तो उसको वापस लाना कोई मतलब नहीं पॉसिबल ही नहीं होता। है। तो गवर्नमेंट रूट लेवल पे काफ़ी सारी स्कीम्स, काफ़ी सारे बोर्ड्स, यूनिट्स ऐसे एस्टेब्लिश कर रही हैं कि हम रूट लेवल पे ही जो केमिकल यूज़ हो रहे हैं या जो ऐसी हमारी कमियां जो हैं प्रोडक्ट के अंदर जो कि एक्सेप्टेड नहीं है वर्ल्ड वाइड, उनको हम रूट लेवल पे ही छांट दें, ओके। ताकि जो फिनिश प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट हो। ओके। प्लस हमारे जो अप्रूवल के नॉर्म्स हैं वो धीरे धीरे और रिफाइन होते जा रहे हैं वक्त के साथ। तो जैसे चाइना करता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्टेट है, बेसिकली हमने कोई स्टेट ले लिया पंजाब, वहाँ पे राइस बहुत होता है, या नासिक ले लिया हमने, ऑनियन बहुत होता है, तो वो गवर्नमेंट ही पूरा प्रोडक्ट उनसे सील करके एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट करती है। तो ऐसा कुछ काम हम लोग भी कर रहे हैं स्टेट बिल्कुल कर वाइज? रहे हैं, काफ़ी समय से हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट भी ऐसा कर रही है। अगर आप राइस का देखें तो मोस्टली जो राइस अभी राउट हो रहे हैं वो गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू ही हो रहे हैं। ओके ओके ओके। तो वहाँ पे गवर्नमेंट वो, और ये नया नहीं है, ये मेरे ख्याल से लगभग 2 साल से गवर्नमेंट राइस में ऐसा कर रही है। अच्छा अच्छा। उसके अलावा भी कई सारे प्रोडक्ट हैं, आप फ्रेश देख लीजिए, कई गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो कि प्रोड्यूसर्स को सीधे सीधे सपोर्ट करती है इन चीज़ों में। अच्छा, यहाँ पर इंडिया से गल्फ़ में जो एक्सपोर्टर्स हैं वो मेजर चैलेंज क्या फेस करते हैं एक्सपोर्ट के टाइम एंटर होने के लिए? इंडिया के एक्सपोर्टर्स, या देखिए दुबई मार्केट की अगर बात करें, गल्फ मार्केट की बात करें, तो सबसे पहले तो यहाँ की जो रिटेल स्टोर्स हैं उनकी लिस्टिंग प्राइस उन्हें बहुत डिस्टर्ब करती है। क्या रिटेल वो एमआरपी होती नहीं यहाँ पर? जो लिस्टिंग प्राइस का मतलब है कि जो रिटेल स्टोर है, आपका प्रोडक्ट हमारे स्टोर में लिस्ट होने के लिए आपको पैसा चार्ज देना लगेगा, पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, वो तो बहुत एक बड़ा जो नया एक्सपोर्टर है उसको कभी कभी ये थोड़ा दिक्कत वाला काम महसूस होता है, हाँ जी। क्योंकि वो ये एक इन्वेस्टमेंट हुआ, उसका प्रोडक्ट वहाँ पे चला नहीं चला, एक्सेप्टेंस हुई ना हुई, लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट उसको शुरू में ही कर देना है राइट। बिफोर दे सेल। यस यस यस। इसके अलावा ऐसा कुछ मेजर हडल तो नहीं है, लेकिन क्रेडिट दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ या पे। जीसीसी इज मेजर क्रेडिट यस, मार्केट। और क्रेडिट में भी कैसा है कि थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा लेंदी है। क्रेडिट लोग मांग लेते हैं। जी। तो जिनके डीप पॉकेट्स हैं, जिनके रूट्स पहले से हैं, वो तो सर्वाइव कर Survive जाते कर हैं, लेकिन एक नए कंपनी के लिए, एक नए एस्टेब्लिशमेंट के लिए कभी कभी ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। फिर तीसरी चीज़ पैकेजिंग, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में पैकेजिंग, यहाँ के Arabic में लोकल चाहिए। नॉर्म्स के हिसाब से उनको पैकेजिंग करनी पड़ती है। Yeah. वो एजुकेशन एक्सपोर्टर लेवल पे नहीं है। हाँ जी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है तीसरी वाली, अगर सीख ले आदमी तो वैसा कर सकता है। डेफिनेटली। वी एज अ काउंसिल हमने काफ़ी सारे मास्टर क्लासेस हम सीरीज़ रन करते हैं, अच्छा जी। जिसमें पर्टिकुलर किसी भी कंट्री के जो इम्पोर्टर हैं उनको बुला करके हम वहाँ की रिक्वायरमेंट जानते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन हम सारे
जितने भी न्यू कमर्स हैं या जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनको हम भेजते हैं कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। या तो ये एक बहुत ही अच्छी अभी भानु जी ने बात कही है, और ये हर एक एक्सपोर्टर को समझना चाहिए कि अगर आप जीसीसी में आ रहे हैं तो जीसीसी में आपको कोई भी प्रोडक्ट आपको लिफ्ट कराना है, भले ही वो सुपरमार्केट है, भले ही वो ई कॉमर्स है, आपके लिए एक लिफ्टिंग कॉस्ट रहेगी और एक मिनिमम एमएक्यू है जो कि वो अपने स्टोर पर रखते हैं। यानी ई कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो आपका कोई भी एमएक्यू है तो आपको 200 प्रोडक्ट आपको वहाँ रखना ही पड़ेगा, आपका मिनिमम। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये बॉटल हो गई, तो इस बॉटल में अगर मान लीजिए 200 ml है, 500 ml है और 1 लीटर है, तो एक जो आपका 500 ml है वो एक हो गया आपका, वो एक एसक्यू है, उसका 200 पीस आपको वहाँ पे सैंपल में रखने पड़ेंगे फॉर 90 डेज। दिस इज़ फॉर सैंपल, एंड उसका बार कोडिंग भी होता है, जो बार कोडिंग के लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता है टिल लिफ्टिंग, और 90 डेज़ अगर आपने लिफ्टिंग तोड़ दिया तो वापस से पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो ये एक मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत रहा, और सर ने भी काफ़ी अच्छे से समझाया कि कोई भी अगर एक्सपोर्टर आता है, मैन्युफैक्चरर आता है, तो एक जो मिनिमम उसको 6 महीने का रनिंग बिजनेस का कॉस्ट यहाँ का निकाल के आना चाहिए, ताकि वो यहाँ के कंपटीशन को फेस कर पाए और स्टेबल अपना खुद का प्रोडक्ट ब्रांड बना पाए। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि एक्सपोर्टर को मेन जो क्रेडिट है यहाँ पर वो बहुत रिस्क रहता है, और ऑफ कोर्स क्रेडिट के साथ साथ एक ट्रस्ट भी रहता है यहाँ के बायर्स को लेकर। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट देता है एक्सपोर्टर्स को इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग, इन टर्म्स ऑफ रिस्क कैसे सिक्योर किया जाए? ईसीजीसी एक तरीका है, ऐसे हमारे गवर्नमेंट के पोर्टल है जहाँ पे आप बायर्स की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। ओके। अगर कोई पेमेंट डिफ़ॉल्टर है तो वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको निकल जाती है। प्लस गवर्नमेंट की जितनी भी एम्बेसीज़ हैं देश के बाहर, वो सब बहुत ही सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव है। आप अगर उनसे इंफॉर्मेशन निकालना चाहें, उसके अलावा डीजीएफटी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कंपनीज के बारे में, इंपोर्टर्स के बारे में। यस यस, स्पेशली तो वो ईसीजीसी में आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन। तो डिफ़ॉल्टर्स की इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। फिर आपको जब एक नए मार्केट में जा रहे हैं तो यू विल नॉट थ्रो योर मनी आउट लाइक दैट, यू शुड डू अ थोरो रिसर्च। एक रिसर्च करने के बाद ही आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए कि वेदर दिस इम्पोर्टर इज़ गुड फॉर मी और नॉट। एनीबडी विल बी रेडी टू बाय योर प्रोडक्ट, बट आपको अपनी मेहनत की कमाई ऐसे ही किसी को नहीं दे देनी है। एक प्रॉपर रिसर्च करके, फीड मार्केट आजकल ओपन है, हर इंडस्ट्री एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो आप देखिए कि वो जिस कंपनी को आप माल दे रहे हैं वो और कितने लोगों के साथ बिजनेस कर रही हैं, उनका पेमेंट टर्म कैसा है, हिस्ट्री कैसी है, सारी चीज़ों से संतुष्ट होने के बाद ही आपको जाना चाहिए। एक और जो आपने बोला था क्वालिटी चेक वाला, तो एक एसजीएस सर्टिफिकेशन को लेके बहुत क्वेश्चन आते हैं सबके कि एसजीएस सर्टिफिकेशन करवाना महंगा भी पड़ता है और करवा दे तो फ़ायदा भी है, तो इसको कैसे अपन मैनेज कर सकते हैं? देखिए, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसको तो आपको पूरा करना ही करना पड़ेगा। नहीं, जैसे क्या होता है ना, अपन अगर यूके यूएसए की बात करें तो इट्स ओके बिकॉज वो कॉस्ट हम कवर कर पाते हैं वहाँ से। बट हमारे एक्सपोर्टर्स के साथ क्या प्रॉब्लम होता है, जीसीसी बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है और प्राइस सेंटर मार्केट है। तो अगर वो ईसीजी ये करवाने चाहता है अगर सर्टिफिकेशन, तो उसमें क्या आता है कि कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और प्राइसिंग बढ़ जाती है उससे। तो प्राइसिंग फिर जो मार्केट की प्राइस है वो मैच ही नहीं कर पाते। तो उस केस में क्या कर सकते हैं? देखिए, इसको एक बहुत ही सिंपल आम एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। कोई एक सिंगिंग कंपटीशन है, एक प्लेटफॉर्म है। अब वहाँ पे कुछ लोग सीख के आते हैं, कुछ अपने परिवार में सीख रहे होते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ले करके फिर उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। जो सिलेक्टर है वो बिल्कुल नहीं देखेगा कि आपने ट्रेनिंग ली है कि नहीं ली है, आपने कितना खर्चा उसके लिए किया है। इफ़ यू आर फिट फॉर दिस प्लेटफॉर्म दे विल एक्सेप्ट यू। तो दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बिजनेस। अगर कोई कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है उस लेवल पे आने के लिए तो वो आपको करनी पड़ेगी। उसमें कोई सोल्यूशन ऐसा नहीं हो सकता। उसमें वो इनिशियल एडवाइस जो हम एक्सपोर्टर्स को देते हैं, जो नए होते हैं बिज़नेस के अंदर, जिन्हें थोड़ा सा क्वालिटी को लेकर डाउट होता है, तो हम बोलते हैं कि आप एक बार एक छोटा इन्वेस्टमेंट करके ये टेस्ट करवाइए। जब क्वालिटी आपकी एक बार अप्रूव हो जाए तो उस क्वालिटी को आप कंटिन्यू कीजिए आप नेक्स्ट शिपमेंट्स में। तो उससे फिर वो अपने आगे वाले शिपमेंट्स में उस कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। यस, इट इज़ ऑलवेज द क्वांटिटी गेम। यस।
आपका स्केल जितना बढ़ता जाएगा, प्राइस इतना आपकी कम होता क्वांटिटी जाए। बढ़ती जाएगी, आपकी जो पर cost यूनिट है, कॉस्ट है वो कम रिड्यूस होता होती जाएगी। जी। तो ये एक तरीका है। इससे ऐसा नहीं होता कि ये यानी बड़े प्लेयर्स के लिए थोड़ा मार्केट खुल जाता है, वो कॉस्टिंग में ज़्यादा लड़ पाते हैं, क्योंकि छोटे एक्सपोर्टर जिस कॉस्ट में हमको प्राइस कोट करते हैं उससे सस्ता तो लोकल हमको मिल जाता है प्रोडक्ट। तो या उसको कैसे अपन फिर करें? जैसे आपने भी खुद ही बताया कि क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस कम होगी, तो इसको कैसे अपन लोग सेम प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं कि नया एक्सपोर्टर भी उसी में काम कर पाए? क्योंकि ये बहुत मेजर कंसर्न है जीसीसी मार्केट और इंडिया मार्केट को अगर आप लोगे ना, तो प्रॉब्लम क्या है कि इट्स वेरी नियर। और जो भी नया एक्सपोर्टर होता है जो कम बजट के साथ आता है, वो सबसे पहले अपनी शुरुआत ही दुबई से करता है। बिल्कुल। और दुबई से शुरुआत करना चाहता है वो कम इन्वेस्टमेंट के साथ, और उसके अंदर आ जाता है प्राइस कंसर्न, तो वो मैच ही नहीं कर पाता अगर वो सारी चीज नॉर्म्स को लेकर चले तो। मर्चेंट एक्सपोर्टर उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है। डायरेक्टली वो उस लेवल पे ना जाए, अपने प्रोडक्ट को वो थर्ड पार्टी से पहले मार्केट में प्लेस करवाना शुरू करे। नहीं, थर्ड पार्टी मैं बता रही हूँ आपको, मोस्टली मर्चेंट एक्सपोर्टर्स ही आते हैं जो इनिशियली अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनमें उनको बहुत प्रॉब्लम आती है कि वो एक तो प्राइस वैसे ही उनका हाई साइड रहता है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। उसके बाद अगर उनको हम लोग सर्टिफिकेशन के लिए कहते हैं तो प्राइस बढ़ जाता है, तो वो प्राइस वो हमारे यहाँ जो दुबई मार्केट रहता है उसको मैच ही नहीं कर पाते, तो वहाँ देखिए, वो फिर बहुत इसके लिए स्ट्रगल थोड़े करते से हैं। बड़े लेवल पे जाना होगा। दो चीज़ें मैं बताता हूँ। कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपना प्लांट ही दुबई में सेटअप कर रही हैं। ओके, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो सारे सर्टिफिकेशन, सारे नॉर्म्स आप ऑलरेडी बाईपास कर देते हैं। और अब हर आदमी ऐसा कर नहीं सकता। नहीं कर सकता। तो दूसरा तरीका ये हुआ जॉइंट वेंचर। वो जो मैंने सोच का एग्जांपल शुरू में दिया था कि 63 कंट्रीज़ में हो रहा है एक्सपोर्ट। हाँ जी, यहाँ के एक कंपनी ने वो प्रोडक्ट देखा, उसको अप्रिशिएट किया और उस कंपनी में इन्वेस्ट किया। उसकी जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चर की, वो उसे उठानी ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ का जो इन्वेस्टर था उसके डीप पॉकेट थी, तो उसके लिए वो नॉमिनल मनी था। नॉमिनल एक्सपेंस था, उसके लिए वो मैटर नहीं करता था। तो ये दो तरीके मुझे समझ में आते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो दुबई में आकर फिर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट कर रही है, पर उनसे उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाती, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बिकॉज यहाँ मैन पावर हो गया, यहाँ पे स्टोरेज लैंड, एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ इंडिया। लेकिन उससे नए दरवाजे भी तो खुल जाते हैं। कई ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे इंडिया से आप डायरेक्टली, जैसे एक्सपोर्ट नहीं कर डेयरी सकते। प्रोडक्ट आप यूरोप में नहीं भेज सकते इंडिया से, लेकिन अगर आपका प्लांट दुबई का है तो वो प्रोडक्ट यहाँ का कहलाएगा। बहुत सारी चीज़ों में, यानी आप देखिए अगर आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल ली दुबई में, तो इवन जो भी प्रोडक्ट आपका जहाँ से बैन है वो यहाँ से इजीली जा सकता है। सो बेसिकली प्रोडक्ट वाइज हम बोल सकते हैं कि Yes. इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, एक ब्लैंकेट रूल, ब्लैंकेट सॉल्यूशन इसका नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे मैंने आपसे बात की थी कि इंडिया में फंडिंग वाइज एसएमईज होती है, जो स्टार्टअप्स होते हैं, उनको जो फंडिंग होती है एक्सपोर्ट के लिए, तो उनमें अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे, जैसे चाइना हो गया, डिफरेंट यूरोप कंट्रीज़ हो गई, इनमें क्या होता है, इंश्योरेंस होते हैं बायर्स के, और उसमें इंश्योरेंस फंड भी करते हैं नए एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट को अपनी कंट्री से। तो ऐसा कुछ इंडिया भी कर रही है? ऐसी एजेंसीज अवेलेबल हैं, ऐसी प्राइवेट लेवल पे कंपनीज मार्केट में काफ़ी एक्टिव है इन दिनों। खासकर कोविड के बाद से ये ट्रेंड ज़्यादा आया है कि जहाँ पे आपका पूरा शिपमेंट, आपका पूरा प्रोसेस, सब कुछ एश्योर्ड है। कंपनी है जिसने आपका कोई भी जो एग्रीमेंट हुआ, आपने गुड सप्लाई की, तो उसको एंड टू एंड सॉल्यूशन वो देगा। आपके पैसे की जिम्मेदारी, आपके माल की जिम्मेदारी, क्लियरेंस की जिम्मेदारी, सब कुछ वो कंपनी उठाती है। आप रिस्क फ्री हो जाते हैं बाय पेइंग देयर चार्जेस टू देम, प्राइवेट कंपनीज प्राइवेटली। बट उसमें तो फिर उनका जो चार्जेस कॉस्ट रहता है इसका, वो बहुत हायर साइड रहता इट्स ऑलवेज रिस्क वर्सेस। है। या मतलब उसमें जो मिनिमम मार्जिन्स वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो काम नहीं कर सकते, तो ना मिनिमम मार्जिन उन्हीं प्रोडक्ट में आता है जो रेगुलर प्रोडक्ट्स। जो रेगुलर प्रोडक्ट्स है, एस्टेब्लिश्ड हैं। यस, जैसे राइस, शुगर, इनको तो आप मान लो बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन है। कमोडिटी में Commodity। आप पूरे वर्ल्ड पे जो है सबकी किस कमोडिटी की, किस कंट्री की क्या प्राइस है, आप अभी बैठे बैठे मोबाइल पे निकाल सकते हाँ, राइट। हैं। ये भी कहा जाता है ऑफ द रिकॉर्ड की जो राइस कंपनी है कभी कभी वो बारदाने पे भी धंधा कर लेती है। अरे डंपिंग कितना माल होता है यहाँ, इतना डंप होता है माल, तो आप बताओ बहुत चीप क्वालिटी में और यानी प्राइसिंग में मिल जाता है यहाँ पर प्रोडक्ट आपको। मतलब देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं दुबई आसान में। कुछ भी नहीं है। वो कहा जाता है ना, व्यापार करना खेल नहीं, बच्चों का तेल निकल जाता है। जी, जी। बहुत ही अच्छी बात कही है। बहुत। तो जो
गेम के रूल हैं वो तो फॉलो करने पड़ेंगे। ट्रू। मतलब आपको अगर एक्सपोर्ट करना है और आप एक्सपोर्ट में अपना प्रोडक्ट ग्लोबली ले जाना चाहते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इनोवेशन करना है, जैसा इन्होंने बोला था शुरू में कि इनोवेशन के बिना ये बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है। और रिस्क की जहाँ तक बात है, देखिए रिस्क इसमें नहीं है, रिस्क हर चीज़ में है। बाथरूम में नहाते नहाते फिसल सकते हैं, सबसे ज़्यादा वहीं पर ही होती है, आप देखें काउंट करेंगे ना तो जी। तो रिस्क तो हर जगह है और रिस्क के बदले ही तो रिवार्ड मिलता है। डेफिनेटली। तो जितनी बड़ी आप रिस्क लेंगे उतना ही बड़ा आपका रिवार्ड है। मेरे पिताजी की एक सेइंग मैं यहाँ पे कोट जरूर करना चाहूँगा, स्पेशली फॉर द न्यू कमर्स। पिताजी बताते हैं कि एक पहाड़ पे दूर से अगर देख करके आप चढ़ने की हिम्मत करेंगे तो आप कभी हिम्मत नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब उस पहाड़ के पास जाएंगे तो आपको रास्ते निकल जाएंगे और आप शिखर तक पहुंच सकते हैं। तो दूर से बैठ करके अगर आप सोचेंगे कि मैं दूर से ही सब अचीव कर लूं तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको मैदान में उतरना होगा, पैर कीचड़ में डालने होंगे, तभी आप फसल उगा पाएंगे। क्या बात है, बहुत सही बात कही आपने। तो इसमें एक छोटा सा, जैसे आपने जो चीज़ कही बहुत सही कही, तो जितने भी जैसे यहाँ पे भी हमारे तो सारे मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, तो उनकी हम लोग ट्रेनिंग इस प्रकार से नहीं कर सकते कि जैसे ही अगर आप जीसीसी मार्केट में जा रहे हैं तो ये आपके एक्सपेंसेस होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पे मिलने के बाद वो डिस्कशन होता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर का, तो हम पहले से उनको ट्रेन कर देंगे, देखिए जीसीसी मार्केट है तो आपको लिफ्टिंग का प्राइस लगेगा, आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट रहेगा, ये पैकेजिंग रहेगी, जैसे आपने बताया। तो ये अगर अपन ट्रेनिंग शुरू से कर दें तो उनको यहाँ पे आके वो चीज़ फेस ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग है, तो यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन में होता है कि जो प्रोडक्ट आपका बेच रहा है वो इन्वेस्ट करेगा आपके प्रोडक्ट में, फिर आप उसको बेच के अपना कमीशन जो भी कमाएंगे वो कमाएंगे। लेकिन यहाँ पर है कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो एक्सपोर्टर है, उसको इन्वेस्ट करना है, फिर मार्केटिंग भी करना है और उसको सेल्स के पर्सन भी देना है, तब जाके उसका प्रोडक्ट बिकेगा। देखिए ये कमी एक्सपोर्टर लेवल पे है। अच्छा। गवर्नमेंट इस मामले में कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, इतने सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो कि एक्सपोर्ट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, सब्सिडाइज्ड प्रोग्राम, फ्री प्रोग्राम, अलग अलग बॉडीज़ गवर्नमेंट की करती रहती है। ज़रूरत है तो एक्सप्लोर करने की। तो आपने बहुत अच्छी जो बात एक्सपोर्ट कही। काउंसिल्स हैं, एक्सपोर्ट बॉडीज़ हैं, उनके पास बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होते हैं जो एक एक्सपोर्टर, एक मैन्युफैक्चरर अटेंड कर सकता है। एमएसएमई की अगर बात करें तो एमएसएमई इतने रूट लेवल पे जाके लोगों की मदद करती है। छोटे छोटे एक कमरे से स्टार्ट होने वाले बिजनेसेस तक की जानकारी वो देते हैं। Very great। ज़रूरत है एक्सप्लोर करने की। आप ढूंढिए, बात कीजिए, मिलिए, जानिए और करिए। बहुत ही सही बात कही, और ये बहुत सुनने वाली बात थी हर एक एक्सपोर्टर के लिए, जो भी बंदा एक्सपोर्टर बनना चाहता है। यानी यहाँ पे हम जो भी सदस्य बैठे हैं, हम ये चाहते हैं कि हर घर में एक एक्सपोर्टर पैदा हो, तभी हम जाके चाइना से फाइट कर पाएंगे। तो जो सर ने कहा अभी अपने को कि सब चीज़ अवेलेबल है, आप अगर मन में सोच के बैठेंगे कि हमको गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं कर रही है, या ऐसा नहीं हो रहा है, या वैसा नहीं होता, क्योंकि आपने उसके लिए बात ही नहीं करी है। आप जाके सिर्फ ट्रेड प्रमोशन काउंसिल की आप वेबसाइट पे जाइए, हर चीज़ अवेलेबल है। जैसा अभी सर ने बोला कि आप घर में बनाने वाला प्रोडक्ट भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बस आपको थोड़ा सा कदम बढ़ाने की, थोड़ी सी लर्निंग आप सीखेंगे, जितना सीखेंगे उतना अच्छा है। गवर्नमेंट पूरा सिखाने को बैठी है एंड टू एंड। तो आप बिल्कुल तैयार रहें और ट्रेड प्रमोशन काउंसिल से जुड़ें। आप कुछ भी ऐसा मैसेज जो हमारी ऑडियंस, जो नए एक्सपोर्टर्स हैं, जो अभी मार्केट में अपनी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक ये क्वेश्चन आखिरी में आया है, लेकिन इसका जवाब शायद हम शुरू में ही दे चुके हैं। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड मार्केट नॉलेज, ये तीन चीज़ बेसिक हैं किसी भी बिजनेस के लिए। आप लगातार निरंतर कुछ ना कुछ नया करते रहना पड़ेगा। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बिल्कुल सही बात कही आपने। गर्मी आती है, बारिश आती है, सर्दियाँ आती हैं, कुदरत भी अपने आप को बदलती रहती है। हाँ जी। तो अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलेंगे, मार्केट स्टडी कीजिए, नया क्या इनोवेशन है। क्यों कोविड के बाद ही हेल्थ फोकस्ड प्रोडक्ट आए? क्योंकि लोगों ने अनुभव उसके बाद किया। अगर वही अनुभव वो पहले कर लेते रिसर्च के थ्रू, हाँ जी, हाँ जी। तो शायद वो पहले ही कर पाते, बिल्कुल बिल्कुल। और कोविड के समय पे शायद उनको ज़्यादा मुनाफा होता। डेफिनेटली डेफिनेटली।
यानी मैं तो आपका ऐसे आपकी फिटनेस देख के बोल रहा हूँ कि आपने अपना खाने पीने में इम्यून सिस्टम में कितना ध्यान रखा होगा, तब जाके ये फिटनेस आपको इस एज में मिल रही है। वरना आज अगर बोलते हैं ना कि सबसे बड़ी दौलत ये है कि आप इस एज में फिट हैं, तो मतलब सबसे बड़ी दौलत तो वो है आपके पास। बिल्कुल। Yeah. पहला सुख निरोगी काया हमारे जी, यहाँ हाँ कहा जी। जाता है। द फर्स्ट वेल्थ इज योर हेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप ठीक हैं तो सब ठीक है। डेफिनेटली शुरुआत तो आपसे ही होगी ना। बिल्कुल। यूरोप मार्केट में और हाँ। जीसीसी मार्केट में आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या नज़र आता है? सबसे बड़ा डिफरेंस है यूरोप इज मोर क्वालिटी फोकस्ड एंड जीसीसी इज मोर प्राइस सेंसिटिव। दिस इज वेरी ब्लंट Yeah. and It's straightforward straightforward. answer, but Answer, yeah, that is, I mean, as per my thinking, my knowledge, what I know, Europe is not a price sensitive market. और जो दोनों जगह की अगर बात करें तो रीजनली दोनों बहुत अलग देश हैं। वहाँ का खान पान अलग है, पहनावा अलग है, बोली अलग है, सब कुछ अलग है। तो जो यूरोपियन खाते हैं वो मिडिल ईस्टर्न का मोर ऑफ लाइक इंडियंस का ही, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्पाइसी। यूरोप में स्पाइसी नहीं खाते हैं लोग, तो वहाँ का खान पान बिल्कुल अलग है, यहाँ का खान पान बिल्कुल अलग है। क्योंकि मोस्ट ऑफ यानी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जितने भी एक्सपोर्टर्स आके मुलाकात करते हैं, उनका माइंडसेट होता है यूरोप में मार्केट माल बेचने का, लेकिन बेचना होता है जीसीसी में। तो प्राइसिंग यूरोप की चलती दिमाग में, लेकिन माल यहाँ बेचना है, तो कैसे वो उनको एक्चुअली समझाएं? एक्सपोर्टर्स, जो नए एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, उनको एक ये भी रहता है, उनको लगता है कि एक का दो हो जाएगा। तो Margin. दे आर लाइक, जब वो प्राइस कोट करते हैं तो दे जस्ट कोट डबल कि एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब अगर मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया तो मुझे 20 लाख मिलना चाहिए उसके ऊपर, देखिए या 15 लाख मिलना चाहिए। और वो भी प्रोडक्ट कौन से, जो रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं। तो हम उन्हें समझाते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर आप राइस में कर रहे हैं, स्पाइसेस में कर रहे हैं, या ये फूड स्टफ में कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी थिन मार्जिन। मतलब आप मैक्स ले लीजिए 5% का मार्जिन है इस बिज़नेस का। तो अगर आप सोचेंगे कि इतना मार्जिन, तो आप इस बिज़नेस में एंटर मत होइए। देखिए, एक सीक्रेट रेसिपी है, एक का दो नहीं, एक का 5 भी हो सकता है। आपका प्रोडक्ट वैसा होना चाहिए। वही मैं बोल रही हूँ, या तो आप प्रोसेस्ड यूनिक प्रोडक्ट जो आप लेकर के आएंगे, जी प्रीमियम आपको प्रोसेस प्रोडक्ट में ही मिलता है। कमोडिटी में वो प्रीमियम आपको नहीं मिल नहीं पाता। मिलता। ओके ओके। हमारा, आप देखिए, हमारा इतिहास उठा के देखिए, हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान, सब शास्त्र उठा करके देखिए, इतने सारे ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं, ऐसी ऐसी खान पान की हमारी चीज़ें हैं। जैसे अभी पिछला वर्ष देखे तो मिलेट ईयर था। हाँ जी हाँ जी। अब मिलेट ईयर में वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बाजरा, मेज़, इन सब की बात कर रहे हैं। जबकि मैं राजस्थान से आता हूँ, मेरा तो बचपन ये खाते हुए बीता है। जी। सर्दियों में हम बाजरे की रोटी, ऊपर उसमें घी डाल करके और देसी सिलबट्टे पे मिर्ची का कूटा जो बनाकर। मिर्ची लहसुन का वो जी, बना जी, करके राजस्थान खाते में थे। बहुत फेमस है। तो ये मिलेट्स तो हमारे रूट हैं, हम ही भूल गए ना उन रूट्स को। जी। यानी मैं तो एक नाम नहीं लेना चाहूँगा, जयपुर में आपके यहाँ आम्रपाली करके एक रेस्टोरेंट है, जहाँ पे बाजरे की रोटी और वो घी, प्याज की घी की सब्जी मिलती है। जब मैं वहाँ जाता था तो वही खाता था। बिल्कुल। और एक चेन भी है राजस्थान में, आप जानते हैं भली भांति, जो कि ट्रेडिशनली आपको राजस्थानी तरीके से बिठा करके खाना अरे वो तो खिलाते है ही, हैं। वो तो यहाँ भी आ गई है। अब चौकी ढाणी। चौकी हाँ डाल, जी, Yes. यहाँ भी आ चौकी गई डाल। है। तो अब वो क्या कर रहे हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि उस नीचे ट्रेडिशन को कैरी करने का उनको प्रीमियम नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो कुछ अलग करिए, अलग होगा। यानी जगह बनाने के लिए आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा। और आपने जो एक चीज़ बोली है अभी सर ने कि प्रोसेस्ड फूड, यानी प्रोसेस्ड अगर आप करते हैं तो देखिए आपका एक अलग टेस्ट होगा, एक अलग इनपुट होगा, क्योंकि वो आपका इनोवेशन है। और जब आप किसी ऑलरेडी कमोडिटीज़ में जाएंगे तो बहुत टफ कंपटीशन होगा। यहाँ पे भी कंपटीशन होगा, क्योंकि आपका टेस्ट सबको सूट हो ना हो वो भी डिपेंड करता है। तो उसके लिए थोड़ा रिसर्च करेंगे आप, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा लेट शुरुआत करेंगे, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग शुरुआत करेंगे। आज से कुछ साल पहले किसे पता था कि हम बिना दूध के प्रोडक्ट बना पाएंगे? यस। सोया बेस्ड मिल्क जो है, कोकोनट बेस्ड मिल्क है, ये सारे Almond milk वक्त है। के साथ, आलमंड मिल्क है, ये सब वक्त के साथ इनोवेशन हुए ना। जी। तो इनोवेशन इज द की। मतलब मार्केट में आपको देखना है कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है जिसकी ज़रूरत है, बिल्कुल। एंड देन इनोवेट अकॉर्डिंगली। यानी आज मैंने इसी इवेंट में एक प्रोडक्ट देखा है, एग पाउडर। यस। यस। विच यानी इज इट्स न्यू। यूनिक कॉन्सेप्ट। मुझे हाँ। लगा कि ये चीज़ ऐसी है जो अभी तो ठीक है, लेकिन बाद में जाके बहुत बूम करने वाली है चीज़। देखिए, एग पाउडर के लिए मैं बताऊँ, इंडिया से पोल्ट्री हर कंट्री में नहीं जाती है, बिल्कुल बिल्कुल सही बट बात। एग पाउडर सब जगह जाता है। वो हमारा पोल्ट्री इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि वो फर्टिलाइज़र और वो सब नॉर्म्स शायद हमारे मैच नहीं करता। हाँ जी हाँ जी। तो
वहाँ से भी उन्होंने एक प्रोडक्ट निकाल ही दिया। यानी वो एक अच्छा लगा मुझे कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखिए वो एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रिजर्व करने में बहुत टाइम लगता है, तो वो भी पेरिशेबल है, बहुत पेरिशेबल वो है। पाउडर फॉर्म में आ जाए तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल। एंड स्पेशली जो प्रोसेस फूड जिसमें डलता सब में ही है ये डलता है। प्रोटीन में हो गया या जो भी प्रोटीन के सोर्सेज के लिए हैं, एग्स, उनके लिए तो बहुत अच्छा है ना। बिल्कुल। आई मीन फ्रेश लाने से अच्छा वो डायरेक्ट मिक्सिंग कर सकते हैं, बहुत सारा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सेव हो जाता है। आजकल लोगों के पास वक्त की कमी है, जी। हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, या अगर आप देश के बाहर कहीं रह रहे हैं तो वहाँ का कुकिंग कॉन्सेप्ट ही वहाँ का नहीं है, बिल्कुल तो चेंज। ऐसे सारे प्रोडक्ट्स वहाँ बहुत हेल्प करते हैं। इसीलिए तो आजकल इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो फ्रोज़न आइटम्स और इन सारे आइटम्स की बहुत ज़्यादा डिमांड, रेडी टू कुक, डेफिनेटली काटो खोलो पका लो टाइप, तो ऐसे प्रोडक्ट्स की काफ़ी डिमांड बढ़ी है। तो ये सब भी अगेन इनोवेशन का ही पार्ट है। लोगों ने समझा कि क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरत को दूर किया इनोवेशन के साथ और प्रीमियम कमाए, और जो इंडस्ट्री पहले ऐसा कर लेती है उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है। वो जैसे आप तो प्रोफेसर, आप जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की आविष्कार की जननी है। तो कोई ऐसा किस्सा जो आपको बहुत फनी वाला याद हो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी इस फील्ड में कुछ आपको देखने को मिला हो जो आप शेयर करना चाहते कुछ हैं? एक्सपीरियंस आपका? फनी एक्सपीरियंसेस तो नहीं है ऐसे कुछ, सारे सीरियस, बिकॉज इट इज सीरियस बिजनेस। बिजनेस इज ऑलवेज वी सीरियस। आर इनटू सीरियस मतलब बिजनेस, कुछ तो फनी तो ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस जो आपको लगा कि मेरी लाइफ में हमेशा मुझे याद रहेगा, एक्सपोर्टर का, किसी बिजनेस से रिलेटेड और कोई कुछ? ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट आपने भी देखा एकदम से कि अरे यार ये देखो इंडिया में ये चीज़ भी हो रही है? नहीं, ऐसा तो अनुभव कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इस इंडस्ट्री के साथ कुछ अच्छे अनुभव हुए हैं। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है पर्सनल रिलेशन जो हम मेंटेन करते हैं, जी। ये आपने तो बहुत उनसे हमें इंडस्ट्री का इंसाइट जानने में और थोड़ी मार्केट नॉलेज लेने में, जो रिसर्च में ज़्यादा टाइम जाता है वो सीधे क्योंकि इंडस्ट्री के लोग फेस कर रहे होते हैं, तो वो नॉलेज हमें तुरंत आ जाती है। तुरंत आ जाता है। और क्योंकि सारे लोग, सारे एक्सपोर्टर कनेक्टेड रहते हैं, तो एक मित्रवत व्यवहार सबका रहता है। तो जब दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ मिलते हैं, तो लगता ही नहीं है कि देश से बाहर आए हैं, देश के ही अपने लोग हैं। तो वो अच्छी यादें लगातार मेरे बिल्कुल बिल्कुल जीवन में जुड़ती जा रही है। जी। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज हमारे एक्सपोर्टर्स को, और जो भी नए एक्सपोर्टर ज्वाइन करना चाहते हैं वो, और जो ऑलरेडी कर रहे हैं उन्हें और एक्सप्लोर कैसे करना है। सो आज भानु कुमार वशिष्ठ जी ने जो जिस डिटेलिंग में समझाया है, मुझे नहीं लगता कि कोई और प्लेटफॉर्म आपको इतनी डिटेलिंग में समझा पाएगा। और ट्रेड प्रमोशन काउंसिल में हमको इतने अच्छे डायरेक्टर मिले हैं जो कि बैकग्राउंड से भी फाइटर हैं, यानी ब्लड में है उनके, तो एज अ फाइटर मिलिट्री बेस में है, मान के चलिए तो वही वो आज मैं बोल रहा हूँ कि अभी छोटा मुँह बड़ी बात होगी, लेकिन हम अगर इनको फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि हम एक दिन चाइना को डेफिनेटली कॉम्पीट करेंगे ट्रेड में। आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें चाइना को लेके कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितने साल में कर पाएंगे सर? हम क्यों चाइना को फोकस करें, हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। क्या बात। तो हम कंपटीशन नहीं, हम अपनी अलग एक जगह बनाएं जहां हमसे कोई कंपटीशन ना करे। अच्छा। मैं ये सोच रहा हूँ। ओके, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मुलाकात करके, बहुत कुछ हमको सीखने को मिला और पब्लिक को भी बहुत डेफिनेटली सीखने को मिला होगा सर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड अगर आज के इस सेशन से मैं कुछ न्यू कमर्स को कुछ सिखा पाया हूँ, या एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स हैं उनको अगर मैं कुछ अच्छा इनपुट दे पाया हूँ, सो आई बी वेरी हैप्पी एंड फील ऑनर्ड कि यस ये अच्छा काम मैंने किया। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपने बहुत कुछ सिखाया है आज। जी, आपका एक्सपीरियंस आई थिंक हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत काम आने वाला है। Thank you स्पेशली very जो न्यू कमर्स है, जो बिजनेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं और अपना प्रोडक्ट ग्लोबली ले जाना चाह रहे हैं, उनके लिए इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू वेरी Thank मच। you My very pleasure. much. Thank you for inviting me. for joining Thank you us. for having me. Thank you, sir. Thank you.